जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल है सबका। और आज हम लोग लेके आ गए हैं आपके लिए एसबीटीएस पेपर नंबर 10 का डिस्कशन। मैं यानी संजीव भाटिया आपको फर्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा हमारे एसपी सिंह सर के इस मिशन के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो चलिए बच्चों, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, यानी क्वेश्चन नंबर 51 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट, मुझसे पूछ रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन does not correctly represent the first law of thermodynamics for the given processes involving an ideal gas. Assume non-expansion work done is zero. तो अभी मुझे डिफरेंट प्रोसेसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लगाना है और देखना कौन सी इक्वेशन सही नहीं है, करेक्टली मैच नहीं हो रहा है, ये पता करना। तो अभी सबसे पहले साइक्लिक प्रोसेस आ गया। देखो अभी ये आप जानते हो कि डेल्टा यू इक्वल टू होता है बच्चा पार्टी Q प्लस W। अब बेटा अगर आप जाओगे साइक्लिक प्रोसेस में, तो साइक्लिक प्रोसेस में आपको ये बात पता है कि जो डेल्टा U है वो हमारी हो जाएगी जीरो। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U जीरो हो जाएगी, तो इक्वेशन बन जाएगी जीरो इक्वल टू Q प्लस W, दैट मीन्स Q इक्वल टू माइनस W। अब ये Q इक्वल टू माइनस W तो सही है, लेकिन मुझे तो नॉट करेक्ट मैच करना है, तो ये तो सही हो गया। फिर मैं जाऊंगा नेक्स्ट की तरफ, तो नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में भी हमारा डेल्टा यू जीरो होता है, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होता है। तो फिर से Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आ जाएगा, ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सही है। एडियाबैटिक प्रोसेस, अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जब जाओगे आप, तो उस समय हमें मालूम है एडियाबैटिक प्रोसेस में ना तो आप हीट ले सकते हो सराउंडिंग से, ना तो हीट दे सकते हो। तो अभी यहाँ पर डेल्टा U इक्वल टू जीरो प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, यानी कि डेल्टा U इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ डेल्टा U इक्वल टू माइनस डब्ल्यू दे दिया, तो ये बात गलत हो जाएगी। हाँ, डेल्टा U इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो सकता है जब कोई सर्टेन कंडीशन दी हो, जैसे एक्सपेंशन वर्क डन है, तो एक्सपेंशन वर्क डन में वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। उस समय हम फॉर एक्सपेंशन प्रोसेस अगर एडियाबैटिक प्रोसेस पूछता तो डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू कर सकते थे, और कंप्रेशन प्रोसेस बोलता तो डेल्टा यू इक्वल टू प्लस डब्ल्यू करते। अब जनरल इक्वेशन में डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होगा, यहाँ डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू दे दिया, गलत हो गया। आइसोकोरिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन हो जाएगा जीरो। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्योंकि डेल्टा वी इक्वल टू जीरो होगा, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू हो जाएगा, और ये भी सही है, ये गलत था। सो मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां मुझे 5 मोल आइडियल गैस दिया है, n इक्वल टू 5 ले लिया है। Ideal gas at 1 bar pressure and 298 Kelvin is expanded into a vacuum। अच्छा देखो, गैस का तो प्रेशर 1 बार था, बट जब वैक्यूम एक्सपेंड किया तो वैक्यूम एक्सटर्नल प्रेशर है, तो एक्सटर्नल प्रेशर बच्चा मेरे हो जाएगा जीरो, क्योंकि वैक्यूम में कोई प्रेशर नहीं होता। तो एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो गया। और मुझसे क्या कह रहा है, वर्क डन निकालो। वर्क डन होता है W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, पी कौन सा होता है एक्सटर्नल, तो माइनस जीरो इंटू डेल्टा वी, यानी कि जीरो, तो वर्क डन जीरो आएगा। और यहाँ पर ये सब इक्वेशंस वगैरह दी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जीरो कर दूंगा। 52 का मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 में कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज जीरो। भाई साहब स्टैंडर्ड नहीं लेना था, स्टैंडर्ड मींस डेल्टा जी नॉट हो गया। अब डेल्टा जी नॉट इक्विलिब्रियम पे मोस्टली जीरो नहीं होता है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल टू 1 हो तो जीरो हो सकता है, और जनरल कंडीशन में डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता है, डेल्टा जी जीरो होता है। यानी केवल गिव्स फ्री एनर्जी चेंज
ऑफ द रिएक्शन जीरो होता है, डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता, तो हम ये मानेंगे ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट सेकंड, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर केमिकल रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग गिव्स एनर्जी। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस भी रिएक्शन की डेल्टा जी नेगेटिव आती है वो स्पॉन्टेनियस होता है। तो नेगेटिव कब आएगी? जब प्रोडक्ट की कम हो गिव्स फ्री एनर्जी और रिएक्टेंट की ज़्यादा हो। तो ये बच्चा सही हो गया। अब मेरा बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, यानी कि 53 का मैं फोर्थ ऑप्शन सही करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर द रिएक्शन ए कन्वर्ट इन टू बी, ये लिक्विड है, ये गैस है। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे डेल्टा एन जी निकाल लेना चाहिए। 2 माइनस 0 इक्वल टू 2 आ जाएगा। चलो भाई, नेक्स्ट डेल्टा यू मुझे 2.1 दिया है। डेल्टा, अब ये किलो कैलोरी में दिया हुआ और ये कैलोरी में दिया, ठीक है, ध्यान रखना होगा। एट 300 के टेम्परेचर दिया, डेल्टा जी इन किलो कैलोरी निकालना। तो चलिए फॉर्मूला रखते हैं, आपको याद होगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एच तो मुझे दिया नहीं गया, मुझे दिया गया डेल्टा यू, तो मैं डेल्टा एच का ये रिलेशन जानता हूँ, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी और माइनस टी डेल्टा एस। अब माइनस टी डेल्टा एस में मैं सब वैल्यूज पुटअप करूंगा। तो वैल्यू पुटअप करने गया और वैल्यू पुटअप करने में मैंने क्या किया कि डेल्टा यू की वैल्यू मैं ढूंढू 2.1 किलो कैलोरी, तो 2.1 किलो कैलोरी रख लिया, प्लस डेल्टा एन जी 2 आया, 2 रख लिया। आर किलो कैलोरी में रखेंगे तो 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 आ जाएगा। और टी मेरा 300 है, तो यहां पर 300 आ जाए, माइनस, अब टी देखिए, टी बेटा देखिएगा, टी यहां भी 300 है, और डेल्टा एस 20 कैलोरी है, तो इसको 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 किलो कैलोरी कर दीजिए। आराम से सब वैल्यूज रख दीजिए। अब कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने में ये 2.1 है, प्लस यहाँ पर देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा 1.2, और माइनस ये हो गया है 3 2 ज़ा 6, 6000, तो ये आ जाएगा 6। सॉल्व करिए, तो ये आ गया है 3.3 माइनस 6, तो 3.3 माइनस 6 यानी कि 2.7 माइनस का आएगा, माइनस 2.7 किलो कैलोरी। तो माइनस 2.7 सेकेंड ऑप्शन है, मैं सेकेंड ऑप्शन के साथ चला जाऊंगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अब जाएगा 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 पे चलेंगे। डेल्टा यू इज इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस, उस एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोग का ये जो इक्वेशन था फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इसमें क्यू जीरो होता है, क्यू सर जीरो होता है। अब क्यू जीरो है तो हम लोग यहाँ पर डेल्टा यू इक्वल टू 0 प्लस डब्ल्यू लगाएंगे, तो डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। यानी एडियाबैटिक प्रोसेस का जो वर्क डन है
वही भाई हमारा डेल्टा यू के बराबर होगा। आइसोथर्मल का होगा नहीं, आइसोकोरिक होगा नहीं, आइसोबारिक होगा नहीं। इसलिए मैं जाना चाहूंगा ऑप्शन नंबर 4 से। बहुत इजी क्वेश्चन था, कर पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 56, अमंग द फॉलोइंग द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो मास इंडिपेंडेंट हो, जो हमारा वेट इंडिपेंडेंट हो, नंबर इंडिपेंडेंट हो, वही इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और ध्यान रखना कि जितनी भी ऐसी प्रॉपर्टी हो जिनका वैल्यू कांस्टेंट हो, चेंज ना हो, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट है, ये वैल्यूज चेंज नहीं होती। अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 ग्राम पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, आप कहोगे 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं कहूँ 200 ग्राम पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, आप कहोगे 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सेंस है कि बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, वो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये इंटेंसिव है। और एक बात, अगर कोई भी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है मास पर और वॉल्यूम पे, और अगर उसको यूनिट के हिसाब से या उसको हम लोग मोल के हिसाब से ले लें कि 1 मोल का ही लेना है, तो वो एक्सटेंसिव होते हुए भी इंटेंसिव हो जाती है। जैसे वॉल्यूम, अब भाई अगर हम कहें 100 ग्राम पानी का वॉल्यूम ज्यादा है या 200 ग्राम का, आप कहोगे 200 ग्राम का वॉल्यूम ज्यादा है। बट अगर वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कर दें तो ये इंटेंसिव हो जाएगी। ऐसे कंडक्टिविटी एक्सटेंसिव है, वो डिपेंड करती है मास पर, बट मोलर कंडक्टिविटी इंटेंसिव है। वॉल्यूम देखो चेंज हो जाएगा मास के साथ, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, हीट कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। हीट कैपेसिटी इज द एक्सटेंसिव, बट मोलर हीट कैपेसिटी इज द इंटेंसिव। तो यहाँ पे 56 का फर्स्ट ऑप्शन हम लोग सही मानेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको जानना चाहिए इसके बारे में। देखिए भाई साहब, लिक्विड वाटर गैस वाटर में बदल रहा है। हालांकि वाटर गैस एक अलग चीज होती है, ये वाटर वेपर है। वाटर गैस तो CO+H2 होता, ये तो वाटर वेपर है। अब ये वाटर वेपर 373 केल्विन पर, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रोसेस दिखाया जा रहा, और ये भाई साहब हमारा है इक्विलिब्रियम स्टेट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम स्टेट पे डेल्टा G0 होता है। तो इस क्वेश्चन में डेल्टा G0 आएगा, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, फर्स्ट और सेकंड हो सकते हैं। लिक्विड में जानते हो रेंडमनेस कम होती है, और वेपर स्टेट में या गैस स्टेट में रेंडमनेस ज्यादा होती है। अब भाई यहाँ पर तो लिक्विड वेपर में बदल रहा है, रेंडमनेस बढ़ रही है, और रेंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, तो इसलिए इसमें एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी बढ़ेगी तो चेंज इन एंट्रोपी यानी H2 - S1 पॉजिटिव आएगा। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज यहाँ तो निगेटिव दिखा रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। जब भी कभी मेल्टिंग पॉइंट बेटा आ जाए या बॉइलिंग पॉइंट आ जाए, तो जान जाना कि ये इक्विलिब्रियम स्टेज है, और इक्विलिब्रियम स्टेज में डेल्टा G0 होता है, डेल्टा H0 नहीं होता, डेल्टा S0 नहीं होता, डेल्टा U0 नहीं होता किसी फिजिकल चेंज में। तो इस तरह से हम लोग पता कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 का फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 में आपके सामने 2 स्टेटमेंट है, हम लोग चेक करेंगे सही है गलत है। आप भी पढ़िए, आपने किया भी है पेपर। थर्मस फ्लास्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। भाई सही है, थर्मस फ्लास्क में डबल वॉल होती है और इंसुलेटेड वॉल होती है, बाहर का हीट अंदर नहीं, अंदर का हीट बाहर नहीं, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि थर्मस फ्लास्क में जो चीज गर्म है वो गर्म बनी रहेगी, जो चीज ठंडी है वो ठंडी बनी रहेगी। तो थर्मस फ्लास्क इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, ये बात सही है। नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, बिल्कुल सही बात, ये आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन है, और थर्मस फ्लास्क आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। स्टेटमेंट सेकंड, आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये बात गलत हो गई। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, और इसमें होता क्या है कि मान लीजिए हमारे पास कोई प्रोसेस हो रहा है और उस प्रोसेस का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, और बाहर टेम्परेचर मान लो 26 है, 27 है,
कुछ भी है, हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ एनर्जी आएगी। लेकिन ये प्रोसेस धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो ये टेम्परेचर फिर से मेंटेन हो जाएगा। प्रोसेस में टेम्परेचर मेंटेन रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बाहर से अंदर एनर्जी आ पाएगी, अंदर से बाहर जा पाएगी। इसलिए ये गलत हो गया। आइसोथर्मल अलग चीज है, आइसोलेटेड अलग चीज है। आइसोलेटेड में तो एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता, बट आइसोथर्मल में होता है। इसने लिख दिया आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम सराउंडिंग। ये गलत हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 58। अब क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ सॉलिड बेंजोइक एसिड। चलो भाई पहले बेंजोइक एसिड की लिखो इक्वेशन। बेंजोइक एसिड की लिख लेते हैं इक्वेशन। C6H5 COOH सॉलिड है, इसका O2G गैस से रिएक्शन कराया, CO2 बन गया G और वाटर बन गया। अब किस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है भाई साहब? 27 डिग्री सेल्सियस पे। अब बाबू 27 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर लिक्विड स्टेट में रहेगा। रिएक्शन का बैलेंसिंग का समय आया। कार्बन है 6 + 1 7, तो यहां पर कर दो 7। फिर देखो भाई हाइड्रोजन कितने हैं? 5 + 1 6, तो यहां पे कर दिया 6। ऑक्सीजन 6 यहां हो गए और 14 यहां हो गए, 20 ऑक्सीजन हो गए और 2 यहां पे यूज हो चुके हैं, तो मेरे यहाँ पे 9 ऑक्सीजन आने चाहिए। 9 2 ज़ा 18 और 18 2 20, यहाँ पे 7 2 ज़ा 14 और 14 6 20। H के 12 हैं और H के हम लोग ने गड़बड़ कर दिया भाई। H के में 6 लाने थे, तो यहाँ पर 3 करेंगे। फिर से बैलेंस कर लेते हैं। H के हम लोग को यहाँ पे 3 कर लेने, तो 6 हो गए और यहाँ पर हमारे 7, तो ये 14 है और ये 3 17 वो मुझे यहाँ चाहिए। 2 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर कर लूंगा 15/2 O2 गैस। अब रिएक्शन एक बार फिर से चेक कर ले रहे हैं, कोई मिस्टेक ना रह गई हो। कार्बन 6 और 1 7, कार्बन 7, हाइड्रोजन 5 और 1 6, हाइड्रोजन 3 2 ज़ा 6, ऑक्सीजन 3 और 14 17, यहाँ पर 15 और 2 17। ओके, अब मैं इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng निकाल लेता हूं। पहले डेल्टा Ng निकाल लिया मैंने, डेल्टा Ng निकाल लेते हैं भाई। डेल्टा Ng क्या आ गया? ये 3 लिक्विड है, ये काउंट नहीं करोगे क्योंकि आपको केवल गैसियस मॉलिक्यूल को काउंट करना है। ये 7 है, तो 7 यहाँ पर आ गया, माइनस ये यहाँ पर सॉलिड है, काउंट नहीं करोगे, ये 7.5 है 15/2, यानी -0.5 आ गया डेल्टा Ng। और मेरे को क्या क्या दिया नोट कर लो। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ सॉलिड बेंजोइक एसिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम दिया गया, डेल्टा U गिवन है -321.3 किलो जूल। टेम्परेचर 27 + 273 300 केल्विन, टेम्परेचर भी गिवन है। द हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी आपको निकालना है डेल्टा H। तो चलिए भाई साहब डेल्टा H निकालते हैं। इसके लिए आपका फेवरेट फॉर्मूला है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT। डेल्टा U मैंने निकाल लिया है, कितना है? -321.3 प्लस डेल्टा Ng मैंने निकाला है 0.5। R को R रखना है और T को 300 रखना है।
तो मुझे जो फाइनल इक्वेशन मिली है, अब आपकी फाइनल इक्वेशन क्या है? फाइनल इक्वेशन है -321.3 माइनस 0.5300 मल्टीप्लाई करो 150 आ गया, 150R -150R। तो देखो कोई मैच हो रहा है? -321.3 -300R ये तो नहीं है, 300R ये भी नहीं है, -321.3 -150R। थर्ड ऑप्शन मेरा सही आ रहा। उम्मीद है समझ पाए होंगे, देख लीजिएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। फॉर अ रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस एंथैल्पी चेंज एंड एंट्रोपी चेंज आर दिया गया है रिस्पेक्टिवली, देन द रिएक्शन विल बी। अच्छा भैया देखो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है, आपने पढ़ा होगा कि भाई साहब जब अगर किसी प्रोसेस के लिए या रिएक्शन के लिए डेल्टा एच आपका निगेटिव आ जाए, प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो, और डेल्टा एस पॉजिटिव आ जाए, तो ऐसी रिएक्शन हर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होती है। डेल्टा एच कैसा? निगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव। अभी अगर ऐसा हो जाए डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव हो और डेल्टा एस का साइन नेगेटिव हो, तो रिएक्शन हर टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, किसी भी टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। और अगर इसका उल्टा कर दें, इसका उल्टा नहीं मतलब ये एक और केस कर दें, और उस केस में हम लोग दोनों के साइन सेम हो, किन दोनों के? डेल्टा एच के भी साइन और डेल्टा एस के भी साइन, दोनों का साइन निगेटिव हो या दोनों का साइन पॉजिटिव हो, तो रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाती है। अगर दोनों का साइन नेगेटिव है तो फिर आप पहले इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालेंगे जहां डेल्टा जी 0 होती है। अब क्योंकि दोनों का साइन निगेटिव है, डेल्टा एच का साइन निगेटिव, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो जो आपका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है उसके नीचे यानी लोअर टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस। और दोनों का साइन अगर पॉजिटिव है तो जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है उसके ऊपर रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस, अगर दोनों का साइन पॉजिटिव है। दोनों कौन? डेल्टा एच, डेल्टा एस। अभी लेकिन यहां साहब निगेटिव है, तो हम लोग पहले निकालेंगे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, टी इक्विलिब्रियम। देखो आप कहोगे सर टेम्परेचर तो ये भी दिया, हाँ भैया ये दिया, इस टेम्परेचर पे रिएक्शन चल रही है, लेकिन हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालेंगे जिस टेम्परेचर के ऊपर या नीचे स्पॉन्टेनिटी आएगी। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होता है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एच का वैल्यू रखिए -11.7 इंटू 10⁻³ देख लेना भाई साहब यूनिट क्या है, जूल है। बच्चों मेरे डेल्टा एस की भी यूनिट देख लेना, डेल्टा एस -105 जूल है। बहुत अच्छा हुआ, कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं करना। अब हम लोग ने रिएक्शन को, मैं कैलकुलेटर की हेल्प ले लेता हूँ समय को बचाने के लिए, तो मैं कर लेता हूँ 11.7 का 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दें, तो 11.7 इंटू 1000, वैसे तो 1170 आ जाएगा लेकिन कर लिया मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय 105, 111.42, 111.42 केल्विन। दिस इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। अब बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, अब आप कहोगे सर एक्सोथर्मिक कैसे पता चला? भैया मेरे एक्सोथर्मिक डेल्टा एच का साइन देख लो, बाबू मेरे निगेटिव है तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो एक्सोथर्मिक आ गया है, तो अभी 111.42 के नीचे टेम्परेचर जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, और 111.42 से जो ऊपर होगा टेम्परेचर वो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए होगा। और आपको टेम्परेचर दिया गया 25 डिग्री सेल्सियस यानी 25 + 273 केल्विन।
और ये ज़्यादा है तो इसलिए ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का नहीं पता क्योंकि डेल्टा जी के बारे में नहीं पता। देखो रिवर्सिबल तो नहीं, बिकॉज डेल्टा जी जीरो नहीं आ रहा, डेल्टा जी 25 पे जीरो नहीं आ रहा, 25 डिग्री पे, तो ये रिवर्सिबल तो हो नहीं सकता। स्पॉन्टेनियस है नहीं, एंडोथर्मिक है नहीं क्योंकि डेल्टा एच माइनस है, तो एक्सोथर्मिक है। तो मेरा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, एस्पिरेशन रीजन कॉन्सेप्चुअल देखेंगे। ऑल रिएक्शन विच आर एक्सोथर्मिक आर स्पॉन्टेनियस। नहीं जी, एक्सोथर्मिक से स्पॉन्टेनिटी का कोई लेना देना नहीं है। डेल्टा जी नेगेटिव हो तभी स्पॉन्टेनियस होगा। तो क्या करें, क्रॉस कर दो। ऑल रिएक्शन इन विच एंट्रोपी इंक्रीजेज आर स्पॉन्टेनियस, ये भी नहीं है। रिएक्शन में नहीं, हाँ अगर टोटल एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है तो फिर हम लोग स्पॉन्टेनिटी की बात कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ बताया नहीं तो मानेंगे सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ने की बात कर रहा, तो ये बात गलत हो जाएगी। दोनों एसरेशन और रीजन हमारे गलत हो गए। तो यहाँ पे आ गया बोथ एसरेशन एंड रीजन आर फॉल्स। ये डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ जाए तब तो स्पॉन्टेनिटी बताओगे, या फिर टोटल डेल्टा एस यानी कि यूनिवर्स का डेल्टा एस, तब तो फिर हमारा अगर वो बढ़ जाए यानी पॉजिटिव हो जाए तो स्पॉन्टेनिटी होगी। एक डायग्राम दिया, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, और वर्क डन मुझे निकालना है। तो चलो भाई एक एक करके वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए बी प्रोसेस के लिए, तो माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 फॉर्मूला लगा लीजिए। तो P एक्सटर्नल ए बी के लिए देखिए, ए बी के लिए ये देखिए, ये ए बी है और P इसका दिया हुआ है 12 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 12 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा ठीक है, और V मुझे दिया गया लीटर में, कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दिया, तो मुझे मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा इसको। तो पहले तो ये देखो ऐसे समझ लो, 1 लीटर इक्वल टू होता है 10⁵ सेंटीमीटर क्यूब। तो 10⁵ और 10⁻⁻³ मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर की पावर 3। तो ये आ जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। तो भैया मेरे 10⁻³ मीटर क्यूब। तो अगर लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग ने यहां पर कर लिया। P एक्सटर्नल मेरा कितना मुझे मिल रहा है 12 और इंटू 10⁵ मिल रहा, 10⁵। और V2 देखो क्या मिल रहा है, V2 B का है 6 और यहाँ है 1, 6 माइनस 1 इंटू 10⁻⁻3। तो अब ये W बन गया जूल में, हमने SI यूनिट में काम कर लिया MKSA में। तो मुझे क्या मिल जाएगा माइनस, और ये 5 और 12 5 60, तो 60 मिल गया और ये बन गया 10⁻², तो ये 6000 जूल आ गया। अब हम लोग आ गए W किस पे आ गए, WBC पे। तो जब B और C पे जाएंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो हमारा प्रेशर है B से C में वो चेंज हो रहा है, बट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो 0 होगा वर्क डन, कांस्टेंट वॉल्यूम। जब हम लोग C से D में आएंगे, C से D में आएंगे तो C से D में माइनस P एक्सटर्नल 2 आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁵
5 और वॉल्यूम कितना आ रहा है 1 माइनस 6 इंटू 10⁻³ जूल। तो अब ये क्या बना, ये -5, ये 10 + 10 बन गया, +10 और +10 में ये 2 का मल्टीप्लाई, तो हमारा आ गया 1000 जूल आ गया। WD2A जब जाओगे, वैसे आप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एरिया ऑफ द ग्राफ से भी निकाल सकते थे, ये पूरा एरिया निकाल लेते, फिर ये वाला एरिया निकाल लेते, एरिया ऑफ द ग्राफ से भी आप जा सकते थे और सब्सट्रैक्ट कर देते, लेकिन हम लोग ने अपना W = -P एक्सटर्नल डेल्टा V से निकाल लिया। तो DA में भी अब देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, 1 से 1 लीटर है, तो 1 - 1 = 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब टोटल वर्क डन हमको निकालना है, तो W टोटल इक्वल टू हो जाएगा W टोटल इक्वल टू WAB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, यानी कि -6000 प्लस 0 प्लस 1000 प्लस 0, यानी -5000 जूल। तो फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए, कहाँ जगह भी नहीं बची, फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 62 का हम लोग फोर्थ ऑप्शन सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, फॉर इररिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट ऑप्शन इज। देखो आइसोथर्मल हो गया, तो जब आइसोथर्मल हो गया तो फिर आइसोथर्मल जब हो गया तो फिर देखिए क्या होगा, हमारा जो ΔU है वो 0 हो जाएगा, आइसोथर्मल है तो ΔU 0 हो जाएगा। और आगे मुझे अब ΔU 0 हो गया तो ΔU यहां भी 0 है और यहां भी 0 है, दो जगह ΔU 0 है। और इररिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, एक्सपेंशन हो रहा है तो फिर एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, तो एंट्रोपी हमारी हो जाएगी इररिवर्सिबल है, इररिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इररिवर्सिबल प्रोसेस में हम इसको स्पॉन्टेनियस मान लेंगे। ΔS टोटल नॉट इक्वल टू 0, ΔS टोटल इक्वल टू 0। जब ΔS टोटल 0 आती है तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और ΔS नॉट इक्वल टू 0 तो वो इररिवर्सिबल होता है। इसलिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे और कोई कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं लग रहा, तो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा 63 का। फिर से समझ लेना, आइसोथर्मल जब भी प्रोसेस होगा फॉर आइडियल गैस, आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर फिजिकल और केमिकल चेंजेस अगर हैं तो हो सकता है ΔU 0 ना हो, लेकिन आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ΔU 0 हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट और थर्ड नहीं हो सकता था। अब बात आ गई सेकंड और फोर्थ में, ΔU दोनों में 0 था, इसका ΔS टोटल 0। जब यूनिवर्स का या टोटल ΔS 0 आती है तो उसे हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, और जब यूनिवर्स का टोटल ΔS पॉजिटिव आती है तो उसे हम स्पॉन्टेनियस इररिवर्सिबल कहते हैं, और अगर हमारा ΔS टोटल निगेटिव आएगी तो उसे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे। ये इररिवर्सिबल एक्सपेंशन है, सो मेरा ΔS टोटल 0 हो गया, फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 64, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज W इक्वल टू ΔU माइनस Q। तो ये सर देखिए, इसको हम Q को इधर ले जाएं तो ΔU इक्वल टू W प्लस Q आ जाएगा, तो ये सही है, ये हमारा सही है। W इक्वल टू ΔU इक्वल टू W प्लस Q, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की है, स्टेटमेंट फर्स्ट सही हो गया। फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज Q इक्वल टू, अभी देखो आपने आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा है, W इक्वल टू -nRT ln V2 या V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ये आपने पढ़ा हुआ है। अब साथ में आपने ये भी पढ़ा कि आइसोथर्मल में ΔU 0 होता है, तो आपने ये पढ़ा है ΔU इक्वल टू होता है Q प्लस W,
हालांकि आपने याद भी किया होगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि Q बराबर ये nRT, ये सही है, पॉजिटिव होना चाहिए, Q का प्लस साइन से, W का माइनस साइन से। लेकिन मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W होता, डेल्टा U जीरो हो जाएगा, Q प्लस W, इस तरीके से Q इक्वल टू हो जाएगा माइनस W। अब ये माइनस वाला फॉर्मूला यहाँ पुट करोगे तो प्लस आ जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, स्टेटमेंट सेकंड भी सही है, इनकरेक्ट नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 64 का फोर्थ ऑप्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ऑल ऑफ दीज ना हो जाए कहीं। डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सही। डेल्टा जी जीरो से कम है, नेगेटिव, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, सही। द डेल्टा जी इज नेगेटिव, द प्रोसेस इज टू बी या एक्सर्गोनिक, सही हो गया। देखो जब डेल्टा एच निगेटिव हो तो उस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक कहते हैं, और डेल्टा जी नेगेटिव हो तो उसको एक्सर्गोनिक कहते हैं। तो ये एक्सर्गोनिक टर्म है, आपने पढ़ा होगा, ये डेल्टा जी नेगेटिव के लिए यूज होता है। तो मेरा ऑल ऑफ दीज हो गया, मुझे लग भी रहा था स्टेटमेंट्स लिख दिया, अगर एक सही होता तो स्टेटमेंट लिखना चाहिए था, तो इससे भी मुझे आइडिया लगा था। तो फोर्थ वाला हो गया। मैच करना है, अभी ये हमने देखो तुमको थोड़ी देर पहले इसके बारे में बताया भी था कि जब किसी रिएक्शन का डेल्टा एच हो निगेटिव और डेल्टा एस हो पॉजिटिव तो रिएक्शन ऑल टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होती है। देखिए वही शर्त आ गई, माइनस प्लस, तो स्पॉन्टेनियस हाई टेम्परेचर, नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, ये सही है। इन द फॉलोइंग विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो अभी ऑल ऑफ दीज भी है, नहीं तो पहला तो सही हो ही रहा था। नॉन ये डेल्टा एच प्लस डेल्टा एस माइनस तो किसी भी टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, तो नॉन स्पॉन्टेनियस है ऑल टेम्परेचर, ये भी सही, ये भी सही। अब दो सही हो गए तो ऑल ऑफ दीज पक्का बन गया। दोनों प्लस हैं अगर तो स्पॉन्टेनियस होगी हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि एंडोथर्मिक है, अभी इसके बारे में बताया था। तो ये तीसरा भी सही स्टेटमेंट है, इसलिए आंसर हम लोग लगाएंगे फोर्थ। 67 फिर से एसरेशन रीजन, if an ideal gas expand in vacuum in an insulated chamber, delta Q delta U W all are जीरो, बिल्कुल सही। वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है तो W भाई साहब हो गया जीरो, W तो बच्चा मेरे जीरो हो गया। अब बाबू देखो जरा, अब मुझे कह रहा है इंसुलेटेड है, तो इंसुलेटेड मीन्स बाहर से Q अंदर नहीं, अंदर से Q बाहर नहीं, तो Q भी भैया जीरो हो गया, Q भी जीरो, W भी जीरो, तो डेल्टा U तो जीरो होगा ही, क्योंकि डेल्टा U Q प्लस W होता है, इसलिए तीनों जीरो हो जाएंगे। ये एसरेशन हो गया। अब तुम कहोगे एसरेशन में रीजन आगे देखें, इसके पहले अपना रीजन पता कर लें कि ऐसा क्यों हुआ। तो अभी अभी बताया ना कि अभी वैक्यूम में है तो एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, तो अगर रीजन में कहीं एक्सटर्नल प्रेशर जीरो की बात करेगा तो मैं कहूंगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो रीजन में अगर टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट, हाँ ठीक है, टेम्परेचर ऑफ गैस रिमेन कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि वर्क डन जीरो हो गया, और जो हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज है वो आइसोलेटेड में, इंसुलेटेड में, इंसुलेटेड वॉल है मीन्स आइसोलेटेड चैम्बर में, जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो वर्क डन पे डिपेंड करती है। वर्क डन अगर जीरो तो इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो, तो टेम्परेचर भी जीरो। बात तो सही है, लेकिन ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन में हमको बताना चाहिए था कि वर्क डन क्यों जीरो हुआ, वो चीज इन्होंने बताई नहीं। तो इस तरह से मेरा बोथ ए आर assertion and reason are correct, but R is not a correct explanation of A. Fourth, standard enthalpy of formation is not zero. Standard enthalpy of formation किसी एलिमेंट की जीरो होती है स्टेबल स्टेट में, फिजिकल स्टेट या एलोट्रॉपिक स्टेट स्टेबल होनी चाहिए।
तो यहाँ Cl2G है, गैस ही इसकी स्टेबल होती है स्टेट, सही है। H2G सही है, Br2L सही है, O2 O3 की G तो सही है, बट ऑक्सीजन के दो एलोट्रॉप हैं O2 एंड O3, जिसमें स्टेबल फॉर्म है O2, तो इसलिए यहाँ O2 होता तो बात बन जाती, ये जीरो होता, लेकिन यहाँ O2 नहीं O3 है, तो ये नॉट जीरो हो जाएगा। स्टेटमेंट फिर आ गया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा H बराबर डेल्टा U बराबर QV होता है। जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं डेल्टा H इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम चेंज जीरो है, तो इसलिए डेल्टा H बराबर हो जाएगा डेल्टा U के कांस्टेंट वॉल्यूम पे। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होती है उसको हम लोग QV से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो डेल्टा U के बराबर होती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब हमारा प्रेशर इज अ क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ मैटर, क्योंकि प्रेशर हमारा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो वो मास पे या साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, ये भी बात सही हो गई। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही, स्टेटमेंट सेकंड भी सही, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर सही। तो 69 का बच्चा हम लोग करेंगे फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन को बनाने के लिए पहली बात, जिसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन बनाना चाह रहे हो वो 1 मोल होना चाहिए, यहाँ सब में 1 मोल है, तो सब लोग ठीक है। दूसरी बात, जो रिएक्टेंट है वो अपने स्टेबल स्टेट में होने चाहिए, तो यहाँ पे देखिए कार्बन डायमंड स्टेबल नहीं है, ग्रेफाइट स्टेबल है, डायमंड स्टेबल नहीं है, ग्रेफाइट स्टेबल है, और हाइड्रोजन की स्टेबल स्टेट H नहीं है, H2 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, बाकी सब कोई नहीं सही होगा। 71 तीन रिएक्शन दी गई हैं और A से 2B बनाना है। मान लो हम लोग ने इसको ले लिया है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, और इन तीनों इक्वेशन से हम लोग A से 2B बनाना चाह रहे हैं। तो देखिए A मुझे 1 चाहिए, यहाँ हाफ है, तो इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मेरा A1 हो जाएगा। और मुझे 2B चाहिए, B यहाँ भी हाफ है, तो मैं इस रिएक्शन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर, नहीं 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 2B चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो इस रिएक्शन को, तो 2B आ जाएगा मेरा। अब मुझे देखो, जब मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे C को C से अगर कैंसिल करना है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अब मैं सबको ऐड कर दूं, तो ऐड करने पर ये देखिए यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2C हो गए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया 2C हो गए, जोड़ा तो कैंसिल हो गए। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4D हो गए, यहाँ पे 4D हो गए, कैंसिल हो गया जोड़ने पर। अब ये हमारे पास 1A आ गया और यहाँ से हमारे पास 2B आ गया, तो जो मेरा फाइनल डेल्टा H है उस डेल्टा H में Q1 की जगह पे मैं 2Q1 लिख दूंगा, प्लस Q2 की जगह पे 2Q2 लिखूंगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो गए ना, इस 2 से 2Q1 बन गया, इस 2 से ये 2Q2 बन गया, ऐड कर रहे हैं, और 4Q3 आ गया, 4Q3। अब 2Q1 2Q2 3Q2 ये बन नहीं रहा, इसमें देखो 2 बाहर कॉमन ले लिया, तो चलो कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर Q1 प्लस Q2 प्लस 2Q3, तो Q1 प्लस Q2 2Q3, तो थर्ड वाला ऑप्शन सही हुई। 72 एस्पिरेशन फॉर एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन
डेल्टा टी इक्वल टू 0। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, चेंज इन टेम्परेचर 0 आएगा। वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, रिवर्सिबल एक्सपेंशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। W इक्वल टू -2.303 nRT log P1/P2, ये भी सही है। एसरेशन भी सही है और रीजन भी सही है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी 0 क्यों होता है? क्योंकि डेल्टा U 0 होता है। तो अब ये यहां पर इसका तो रीजन ये दिया नहीं गया, तो एसरेशन सही है, रीजन सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लग रहा है इसमें होना चाहिए। तो हम लोग का यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। बोथ A एंड R आर करेक्ट बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। 73, द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंस एज स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज इट्स प्योर फॉर्म एट 1 बार। तो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज इट्स प्योर फॉर्म एट 1 बार। तो ये भी ठीक है, जैसे हम लोग स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन 1 बार होनी चाहिए और 270 और 298 केल्विन लेना चाहिए। तो द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंस एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज इट्स प्योर फॉर्म एट 1 बार, ठीक है भाई। अब टेम्परेचर नहीं दिया लेकिन 298 केल्विन ले लो तो सही है। स्टेटमेंट सेकंड, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ येलो फास्फोरस इज 0, ये भी सही हो गया। देखो यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्सी होता है क्योंकि जो फास्फोरस का मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है ब्लैक फास्फोरस होता है, और सेकंड स्टेबल होता है रेड फास्फोरस, थर्ड होता है येलो या व्हाइट फास्फोरस। तो वैसे तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ब्लैक फास्फोरस की होनी चाहिए 0, और किसी भी सब्सटेंस की एलिमेंट की प्योर स्टेट में नेगेटिव नहीं होती, या तो 0 होती है या पॉजिटिव, मोस्ट स्टेबल स्टेट की 0 होती है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है, ब्लैक फास्फोरस को ज्यादा ही स्टेबल है तो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव मानी जाती है, रेड की भी नेगेटिव मानी जाती है, और व्हाइट और येलो फास्फोरस की 0 मानी जाती है। दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो हमारा 73 का फोर्थ ऑप्शन हम लोग करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा जी सिस्टम इक्वल टू डेल्टा सिस्टम माइनस टी डेल्टा सिस्टम को गिब्स इक्वेशन कहते हैं, सही, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहते हैं इसको। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी बराबर आर टी एल एन के होता है, गलत कर दिया थोड़ा सा, होना चाहिए था डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ये सही फॉर्म है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पार्ट का 75 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक इक्वेशन दी गई है, डेल्टा एच दिया हुआ है और 7.8 ग्राम बेंजीन को जलाने पे पूछ रहा है कितनी एनर्जी मिलेगी। तो देखो डेल्टा एच पर मोल दिया है, तो डेल्टा एच बच्चा यहाँ पर C6H6 के 1 मोल का दिया गया, देखो किलो जूल पर मोल लिखा है, और बेंजीन का 1 मोल बराबर होता है उसका मोलर मास, दैट मीन 78 ग्राम। कार्बन का 12 इंटू 6 72 और 78, तो 78 ग्राम बेंजीन यानी कि 1 मोल जब कंबशन होता है तो हीट देती है मुझे -3264.4 किलो जूल। तो मुझे 7.8 ग्राम कितना देगा, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 7.8 ग्राम C6H6 कितना देगा,
-3264.4 अपॉन 78 इंटू 7.8। बहुत इजी कैलकुलेशन दे दिया। तो ये हम लोग ने डेसिमल यहाँ से हटा दिया, यहाँ 10 आ गया, 78 कैंसिल हो गया, और ये 10 से इसको डिवाइड किया तो -326.44 किलो जूल बन जाएगा। तो -326.4 यानी सेकंड ऑप्शन सही। तो इस तरह से बच्चा हमने आपको फर्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 75 तक। आगे हमारे विजय सर आपको डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर कोई कमी रह गई हो तो स्टेटमेंट में अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोग उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। चलिए बेटा, 51 से 75 तक संजीव सर ने कर दिया। 76 ऑनवर्ड बेटा मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। देखिए बेटा, आपसे कह रहा बेटा H सिंगल बॉन्ड, H की बॉन्ड डिसोसिएशन। डिसोसिएशन बेटा क्या होता है? एंडो। ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते आपके। अब जरा देखो बेटा, ये रिएक्शन क्या कह रहे हैं? 2 मोल हाइड्रोजन बन रहा है, मॉलिक्यूल बेटा कितने बन रहे हैं? 2n0। बॉन्ड कितना बन रहा है? 2n0। 2n0 से बेटा इतनी एनर्जी रिलीज हो रही, तो n0 बॉन्ड बनने में बेटा कितनी एनर्जी रिलीज होगी? इसका आधा, 434.8। ठीक, ये बेटा बॉन्ड बनने की एनर्जी है। आपको बेटा किसकी चाहिए? तोड़ने की। तो बेटा बनने की एनर्जी -x, तो तोड़ने की बेटा क्या होगी? +x। आंसर बेटा फोर्थ। नेक्स्ट देखो बेटा, मैचिंग का क्वेश्चन है। एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा H निगेटिव, तो 1 का बेटा हो गया C। एंडोथर्मिक मतलब बेटा डेल्टा H पॉजिटिव, सेकंड का बेटा हो गया A। हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना? हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। थर्ड का बेटा हो गया B। चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा जी। डेल्टा जी का फॉर्मूला बेटा डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एच, इसको बोलते हैं गिब्स हेल्मटेज इक्वेशन। 4 का बेटा E हो गया। और स्पॉन्टेनियस में बेटा सबको याद होगा डेल्टा जी क्या होता है? निगेटिव। D हो गया। देखो, फर्स्ट का C, सेकंड का A, थर्ड का B, फोर्थ का E, फिफ्थ का D। आंसर बेटा फर्स्ट, 77 का फर्स्ट। अगला देखिए भाई, कुछ नहीं है बेटा, केवल जोड़ना घटाना है। देखो, पहले आपको रिएक्शन मॉलिक्यूल के फॉर्म में दी है। जब भी बेटा बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन हो, पहले बेटा उसको बॉन्ड में कन्वर्ट कर लीजिए, सो दैट कि आपको पता चले किस किस टाइप के बॉन्ड हैं और कितने कितने बॉन्ड हैं। तो देखो बेटा, ये बॉन्ड में आ गया। फिर आप सबको मालूम है हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। देखो 4 CH बॉन्ड है। CH बॉन्ड बेटा कितना है? 414 प्लस एक बेटा C डबल बॉन्ड C है। C डबल बॉन्ड C बेटा थर्ड वैल्यू, थर्ड वैल्यू कितनी है? 615 प्लस बेटा H सिंगल बॉन्ड H, फोर्थ वैल्यू बेटा 435। ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो गया। प्रोडक्ट में देखो बेटा 6 बेटा CH बॉन्ड है 414 प्लस एक बेटा CC बॉन्ड है। CC बॉन्ड कितना है? 347। जोड़ घटा लीजिए बेटा, -125 आ जाएगा। 78 का 1। फिर आइए बेटा 79। वर्ड पढ़ते जाइए, आंसर आता जाएगा। फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब बेटा P एक्सटर्नल 0, जिसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं बेटा वो 0, तो वर्क डन बेटा क्या हुआ? 0। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक का मतलब बेटा Q बराबर 0। फिर बेटा फर्स्ट लॉ क्या कहता है? डेल्टा E बराबर Q प्लस W। बेटा एडियाबैटिक के कारण Q 0, फ्री एक्सपेंशन वर्क डन 0।
डेल्टा ई जीरो, डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। एन बेटा जीरो हो नहीं सकता, सी वी जीरो हो नहीं सकता, तो डेल्टा ई जीरो होने के लिए डेल्टा टी क्या होगा, जीरो। तो देख लो बेटा कौन सा है, Q बराबर जीरो, डेल्टा टी बराबर जीरो, W बराबर जीरो। आंसर बेटा फोर्थ। उसके बाद देखो 2 मोल HCl बन रहा बेटा, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब 1 मोल हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 गिव्स HCl, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू जस्ट बेटा हाफ हो जाएगी। फिर हेस लॉ इज यूज टू कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। बेटा हेस लॉ क्या है, कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो या मोर देन वन स्टेप, टोटल हीट चेंज बेटा ऑलवेज सेम, यानी हीट ऑफ रिएक्शन बेटा नंबर ऑफ स्टेप पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। हीट ऑफ रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप पे डिपेंड नहीं करता। फिर आपसे पूछा जाता है बेटा हेस लॉ किस पर बेस्ड है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आइए बेटा नेक्स्ट, डेल्टा एच इक्वल टू बेटा क्या होता है, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। बोलो डेल्टा एन जी बेटा कितना, 2 - 4 - 2, तो ये बेटा क्या हो गया, -2 RT। देख लो बेटा कौन सा आंसर है, सेकेंड। फिर देखो कौन सी रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड डेल्टा जी फॉर्मेशन। ये बेटा डेल्टा जी फॉर्मेशन की जगह यहां लिखा होना चाहिए हीट ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा। देखो कार्बन डायमंड गलत, हीट ऑफ फॉर्मेशन बेटा किसको कहते हैं, जिसमें 1 मोल प्रोडक्ट बने एलिमेंट की मोस्ट स्टेबल फॉर्म। कार्बन डायमंड बेटा स्टेबल फॉर्म नहीं है। यहाँ देखो 1 मोल HF बन रहा, H2 और F2 से बन रहा, ये बेटा करेक्ट आंसर है। यहाँ देखो 2 मोल बन रहा और दूसरे कंपाउंड से बन रहा, गलत। यहाँ देखो 1 मोल बन तो रहा लेकिन SO2 से बन रहा। आपका बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन SO3 कब होगा, जब S + 3/2O2 गिव्स SO3 होता। तो बेटा ये भी आंसर गलत है, तो आंसर बेटा क्या हो गया, सेकेंड। करेक्ट रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट बेटा क्या होता है, -RT ln K, और अगर बेटा ln हटाएंगे तो -2.303 RT log K। तो देखो बेटा यहाँ दोनों जगह प्लस लिखा है, गलत, ठीक है ना। अब जरा इसमें देखो, इसमें भी देखो n लिखा है, ये भी गलत है, इसमें n लिखा है, ये भी गलत, n नहीं लिखा होना चाहिए था बेटा, ठीक है। तो वैसे देखो बेटा यहाँ मिस प्रिंटिंग है, या n एक्स्ट्रा लिख गया है, इसका करेक्ट आंसर 4 होगा अगर n नहीं है तो, अदरवाइज ये क्वेश्चन बेटा कॉमन हो जाएगा। अगर ये n नहीं है तो आंसर 4, अदरवाइज बेटा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कॉमन, ठीक है भाई, क्योंकि n नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो 84 का 4 का जब बेटा n नहीं है। 85 डेल्टा H दिया है, डेल्टा S दिया है, क्या निकालना है, डेल्टा G। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड। बेटा जब फॉरवर्ड का मतलब स्पॉन्टेनियस, पहले क्या निकालो, डेल्टा H अपॉन डेल्टा S, -95.4 इंटू बेटा 1000 अपॉन बेटा 198.3। इसको बेटा अगर हम सॉल्व करें तो देखिए बेटा ये लगभग बेटा 2 के बराबर है, और 2 को अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे 500, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बेटा, अगर इसको 200 मान लें तो 2 चौको 8, 8 15 दो, लगभग 478 होगा, ठीक है ना। आप अप्रोक्स कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ये लगभग
480 से 485 के बीच में आएगा, ठीक है ना। अब देखो बेटा, ये स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर है, आपकी रिएक्शन बेटा क्या है, एक्सो। एक्सो में बेटा स्पॉन्टेनियस का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम से क्या होता है, कम। तो देखो 480 से कम वाला बेटा कौन सा है, 450। तो 85 का आंसर फर्स्ट। अगला देखिए, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू। डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू बेटा क्या होता है, डेल्टा एनजीआरटी होता है, ठीक है ना। किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सी सॉलिड प्लस हाफ O2 बेटा गिव्स क्या होता है, CO। डेल्टा एनजी बेटा क्लियरली क्या दिख रहा, प्लस हाफ। तो यहाँ बेटा क्या हो गया, 1/2। आर बेटा जूल में बोलो 8.31, और टेम्परेचर बेटा कितना दिया है, 298। इसको अगर कैंसिल करो, इसको अगर 300 मान लो तो बेटा ये 150 के बराबर, लगभग 150 के बराबर। 15 8 120, 1200 से ज्यादा, 86 का सेकेंड। फिर देखिए, इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन डेल्टा एच दिया है आपको बेटा। देखो यहां पर बेटा ये वैल्यू गलत है, ये जूल में होगा। इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं सही है, कंबस्टन है ना। कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखो, सी सॉलिड प्लस हाफ O2 गिव CO2, CO। देखो बेटा, इसका हीट ऑफ कंबस्टन दिया, इसका हीट ऑफ कंबस्टन दिया। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का हीट ऑफ कंबस्टन दिया, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो बोलो कार्बन का हीट ऑफ कंबस्टन माइनस 393.5, कार्बन मोनोऑक्साइड का बेटा माइनस 283। आंसर बेटा किस में आएगा, माइनस 110 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 0.5। 87 का फर्स्ट। आइए बेटा 88, डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर कब होता है, जब डेल्टा एन जी बेटा क्या हो, 0। इसका डेल्टा एन जी बेटा क्या है, +1। इसका बेटा क्या है, -1। इसका बेटा क्या है, -2। इसका क्या है, 0। फिर देखिए, आपको ये रिएक्शन दी है, तीनों की बेटा बॉन्ड एनर्जी दी है, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो बॉन्ड एनर्जी दी है तो क्या करोगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हाफ A2 की बेटा कितनी है, x। 1/2 B2 की बेटा कितनी है, x/2। ये हो गया रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में बेटा कितने दिया है, x। एलसीएम लो बेटा 4, ये हो गया 2x, ये हो गया x, ये बेटा हो गया -4x। कितना आया, -x/4। बेटा ये कितना दिया, -50। माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर बेटा 200। 89 का थर्ड। 90 देखो, डेल्टा एस पॉजिटिव, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, यहाँ इंट्रॉपी बेटा निगेटिव होगी। देखो 3 मोल से 2 मोल बन रहा है, इंट्रॉपी बेटा निगेटिव होगी। यहाँ देखो लिक्विड से गैस बन रहा है, इंट्रॉपी बेटा पॉजिटिव होगी। यहाँ डेल्टा एन जी देखो बेटा कितना है, -2। यहाँ पर भी इंट्रॉपी क्या होगी, निगेटिव। आप पॉजिटिव देख रहे हो, आंसर थर्ड हो गया। फिर वंस अगेन डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई बेटा क्या होता है, डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी बेटा कितना है, 3 - 6। 3 - 6 बेटा क्या हो जाएगा, -3 RT हो गया। 91 का सेकेंड। 3 - 6। फिर देखिए, कौन सी रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन है। हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब प्रोडक्ट 1 मोल बने एलिमेंट की मोस्ट स्टेबल फॉर्म। आंसर सेकेंड। 93, डेल्टा एच दिया है, डेल्टा एस दिया है, क्या पूछ रहा, कैलकुलेट द फ्री एनर्जी। सिंपल फॉर्मूला, गिब्स एल्मेटेज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बोलो बेटा डेल्टा एच कितना दिया है, 145.6। टी बेटा कितना दिया है, 300। डेल्टा एस कितना है, 116। ये बेटा किसमें है, जूल में, 1000 से डिवाइड कर दिया, किलो जूल। तो ये कितना आ गया, 145.6 माइनस ये हो गया
44.8, सॉरी 16 3 48, 34.8, ठीक है ना। 1 300 16 3 48, ठीक। अब जरा घटा लो इसको बेटा, 145.6, 34.8, 16 में 8 गया 8, 4 में 4 गया 0, 4 में 3 गया 1, 110.8, आंसर बेटा फर्स्ट। फिर देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन के लिए तुरंत डेल्टा एनजी निकालो, +1, इसका मतलब रिएक्शन बेटा क्या है, एंडो। एंडो में एंट्रोपी बेटा क्या होती है, बढ़ती है, आंसर सेकेंड। फिर देखिए, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पूछ रहा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होता है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एच बेटा कितना दिया है आपको, -30 किलो जूल को बेटा जूल में कन्वर्ट कर लो। एंट्रोपी बेटा नहीं दिया, एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन, कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, 1/2, x2 की वैल्यू बेटा कितनी है 60, 3/2 इंटू बेटा 40 माइनस xy3 की वैल्यू बेटा कितनी है 50, निकालिए। इसको निकालोगे तो बेटा कितना आएगा, ये कितना हुआ 30, ये बेटा 40 तिहाई 120, एक मिनट मैंने गलत कर दिया। एंट्रोपी बेटा स्टेट फंक्शन है ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये बेटा हो गया 50 xy3 की, ये बेटा 1/2 x2 की कितनी हो गई 60, 3/2 इसकी बेटा कितनी हो गई 40। सॉल्व करो, ये बेटा 30 20 50 माइनस 90 बेटा कितना आया -40, यहाँ रखो -40, माइनस माइनस कैंसिल, ये कैंसिल कितना 750 केल्विन। आइए बेटा 96, enthalpy change accompanying a reaction is called enthalpy। मोर और लेस बेटा सही स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट तब होता है जब हीट यहां लिखते हैं। हीट चेंज accompanying a reaction is called enthalpy, सही है। रिएक्शन enthalpy रिप्रेजेंटेड है डेल्टा एच, सही है। enthalpy ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सही है। ऑल आर करेक्ट। 96 का बेटा 4। 97, एंट्रोपी ऑफ दिस रिएक्शन, देखो बेटा यहाँ डेल्टा एनजी कितना है +1, +1 का मतलब एंट्रोपी बेटा क्या हो रही है, इंक्रीज। पहला स्टेटमेंट बेटा सही है। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस इंक्रीजिंग, ये भी सही है, तो दोनों बेटा सही है। और एक्सप्लेनेशन भी बेटा करेक्ट है। कौन सा आंसर, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, एक्सप्लेनेशन गलत, ये सही है और बेटा एक्सप्लेनेशन भी सही है। 97 का सेकंड। 98, देखो ये रिएक्शन दिया है, क्या क्या दिया है बेटा, तीनों का हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो बोलो हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जब हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कैल्शियम ऑक्साइड का बेटा माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ना, ठीक है, -635.1 प्लस -393.5, ये हो गया बेटा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट देखो बेटा कितना, -1206.9। जब बेटा एक रिएक्शन दिया हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का बेटा क्या दिया हो, हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, जरा प्रोडक्ट वाला पूरा जोड़ो, 635, 393.5, सॉरी 635.1 है ना, 0.1 है बेटा। 5 और 1 6, 5 3 8, 9 3 12, 6 3 9 1 10। अब बेटा देखो 1206.9 ये बेटा प्लस हो गया, 1028.6 बेटा माइनस है, यहाँ कितना बचा 0.3, 16 में 8 गया 8, ये फिर 9 में 2 गया 7, फिर बेटा यहाँ पर 1 178.3,
98 का सेकेंड। 99 देखो, G बराबर H माइनस टी एस, सही है बेटा। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट फॉर्म में, एब्सोल्यूट फॉर्म में गिब्स हेल्मटेज इक्वेशन। यही देखो बेटा चेंज फॉर्म में है, लेकिन गलत क्या है, यहाँ प्लस लिखा है। डेल्टा जी बेटा इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, गलत हो गया। डेल्टा जी है यूनिट ऑफ एनर्जी बेटा, सही है। गिब्स फंक्शन इज स्टेट, गिब्स बेटा एनर्जी है ना, तो ये क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बेटा, सही है। इसका करेक्ट आंसर रॉन्ग वाला कौन सा है, सेकेंड। 99 का बेटा सेकेंड। आइए 100, ओपन सिस्टम जिसमें बेटा हीट और मास दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल है, तो बेटा पी का हो गया सेकेंड। क्लोज सिस्टम, ना तो हीट ना तो मास, सॉरी क्लोज है ना, एक मिनट। क्लोज सिस्टम का मतलब केवल बेटा हीट का ट्रांसफर होगा, मास का नहीं, तो क्यू का बेटा थर्ड। आइसोलेटेड, नाइदर हीट नॉर मास, तो बेटा पी का क्या हो गया सेकेंड, क्यू का क्या हो गया फर्स्ट, और आर का क्या, क्यू का क्या हो गया बेटा थर्ड, आर का बेटा क्या हो गया फर्स्ट। 100 का आंसर फर्स्ट। ठीक है बेटा, तो ये बेटा जो आपका SBRT का टेस्ट है उसके 100 क्वेश्चन का डिस्कशन है। ठीक है बेटा, तो वैसे पेपर बहुत आसान था। जो भी छोटी मोटी आपकी क्वेरी होंगी प्लस माइनस का ये सब का, वो इससे बेटा आपकी दूर हो जाएंगी। ओके बेटा, थैंक यू।